एक 5 स्टार होटल के अंदर एक वीआईपी पार्टी चल रही थी। दरअसल उस पार्टी को जिला कलेक्टर साहिबा ने ऑर्गेनाइज करवाया था अपने कलीग्स को पार्टी देने के लिए और साथ में अपने उच्च अधिकारियों को पार्टी देने के लिए। उस पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो सभी मौजूद थे और साथ में कलेक्टर साहिबा के कुछ जानने वाले भी थे। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से जो कलेक्टर साहिबा होती है उस होटल में काम करने वाले एक वेटर के पैर छूने लगती है। अब इस बात को देखकर सभी अधिकारी एकदम से हैरान हो जाते हैं और साथ में वह वेटर भी हैरान हो जाता है जिसके कलेक्टर साहिबा पैर छू रही थी। वह हैरानी से कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगता है। कौन था वह वेटर और किस वजह से महिला जिला कलेक्टर उसके पैर छू रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार बड़ा ही खुशनुमा है। पिता अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं और अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया करते हैं। वो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, तो इसी वजह से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज़्यादा ही गौर दिया करते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शीतल। अब शीतल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और उसके पिता ने उसका एडमिशन शहर के एक ठीक ठाक स्कूल में करवा रखा है। यानी कि गाँव से वो शहर स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और वहीं से अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शीतल पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाती है। अब वह शीतल एसडीएम बन गई है और इस बात से उसके माता पिता बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। इसके बाद शीतल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पोस्टिंग संभालती है और अच्छी तरह से अपने कार्यभार को संभालने लगती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं शीतल को एसडीएम का काम करते हुए। वहां पर एसडीएम का काम मेहनत और ईमानदारी से करती रहती है और तभी अचानक से उसकी पदोन्नति कर दी जाती है, यानी कि उसको प्रमोट कर दिया गया था डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। अब यह बात जैसी शीतल को पता चलती है तो उसे और भी ज्यादा खुशी होती है और वह अपने माता पिता को इस बारे में बताती है। उसके माता पिता भी इस बात की खुशी मनाते हैं और साथ ही साथ उसको जानने वाले और जहां पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी थी वहां के बड़े बड़े अधिकारी शीतल को कांग्रेचुलेशन देने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम पार्टी तो बनती है, आपको पार्टी देनी होगी। अब इस बात को सुनकर शीतल सोच विचार करती है और सोचने लगती है कि वैसे तो ये भी सही कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन सभी के एक साथ पार्टी रख दूं और उसके बाद इस पार्टी का बोझ मेरे सर से उतर जाएगा। इसी बात को सोचकर जो शीतल होती है वहां के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में अपने लिए एक पार्टी रखती है, जिस पार्टी के अंदर वह उन सभी लोगों को बुलाती है जिनको वो जाना पहचाना करती है और साथ में उसके महकमे के जो अधिकारी हैं, जो उससे बड़े हैं या छोटे हैं या उसके साथ काम किया करते हैं, सभी को उस पार्टी में बुलाया जाता है। इन सभी के साथ वह अपने माता पिता को बुलाती है, यानी कि शीतल का परिवार भी वहां पे आया हुआ था। सभी लोग मिलकर वहां पर पार्टी करने लगते हैं और पार्टी को खूब सारा एंजॉय करते हैं। शीतल वहां पर बैठकर वो भी पार्टी को एंजॉय कर रही है और पार्टी अच्छी तरह से चल रही है। तभी अचानक से एक वेटर जो उस 5 स्टार होटल में काम किया करता था वह खाना सर्व करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब शीतल जो कलेक्टर साहिबा थी उनकी नजर जैसे उस वेटर पर पड़ती है तो एकदम से शीतल को बहुत कुछ याद आने लगता है। थोड़ी देर दिमाग पर जोर देने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह वेटर कोई उसका जानने वाला है, तो इसी वजह से जो शीतल है वहां से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद एक साथ से उस वेटर के पास जाती है और उसके पैर छूने लगती है। अब पार्टी के अंदर जैसे सभी लोग देखते हैं कि जिला कलेक्टर साहिबा एक मामूली से वेटर के पैर छू रही है, तो इस बात को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जिला कलेक्टर साहिबा की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। इधर जिस वेटर के शीतल ने पाम छुए थे वो भी पीछे की तरफ हट जाता है और कहने लगता है कि मैडम ये आप क्या कर रही हो, मैं तो एक मामूली सा वेटर हूं और मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद शीतल खड़ी होती है और एकदम से उस वेटर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कहती है कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम शीतल है। शायद आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है और आपकी ही पढ़ाई के कारण मैं आज इतनी काबिल अफसर बन चुकी हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वेटर होता है थोड़ी देर अपने दिमाग पर गौर देता है और गौर देने के बाद एक स्कूल का नाम लेता है। कहता है कि कहीं बेटी तुम उस स्कूल में तो नहीं पढ़ी थी। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा वो कहती है कि हाँ सर मैं उसी स्कूल में पढ़ी थी और आप हमें मैथ पढ़ाया करते थे, काफी अच्छा आप समझाते थे और जब से आपने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी के बाद पढ़ाई में मेरी रुचि बन गई थी। दरअसल दोस्तों जब शीतल स्कूल में पढ़ा करती थी तो उस दौरान जब वो 10वीं क्लास को पास करती है उस टाइम पर उसके बहुत ही कम नंबर आए थे और इस बात को लेकर शीतल परेशान सी रहा करती थी। लेकिन जैसे ही 11वीं क्लास में आती है तो वहां पर उसे मैथ के टीचर मिलते हैं भूदेव सर
और ये जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ था ये और कोई नहीं, वही भूदेव सर थे जिन्होंने 11वीं और 12वीं क्लास में उसे मैथ पढ़ाया था। उनका मैथ को समझाने का तरीका इतना अनोखा था, जिसके बाद जो शीतल है वो पढ़ाई लिखाई में लगातार होशियार होने लगी और 12वीं क्लास में उसने अच्छे खासे अंक स्कूल के अंदर प्राप्त किए थे। उसके बाद शीतल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी वजह से शीतल आज तक भी उन सर को अच्छी तरह से जाना करती है। अब जो सर थे वो भी समझ गए थे कि ये मेरी ही स्टूडेंट है जिसको मैंने 12वीं क्लास में मैथ समझाया था। हालांकि भूदेव सर ने अपना काम किया था जिस काम के लिए उसे स्कूल से पैसे मिला करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समझाने का तरीका शीतल के दिमाग में बैठ गया था और वह बात उसे अब तक भी याद थी। इसके बाद जो भूदेव सर हैं वो शीतल से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि शीतल अब पढ़ लिख कर अच्छी खासी अधिकारी बन गई है और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना चार्ज संभाला करती है। उसने पहले एसडीएम के पद पर काम किया था, लेकिन अब वह एक जिला कलेक्टर बन गई है और अच्छी खासी उसकी पोस्ट है। तो भूदेव सर भी उसको बधाई देने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी बड़ी अच्छी बात है जो आज तू कामयाब हो गई। इसके बाद भूदेव सर वहां से जाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी मुझे अपना काम करना है और मुझे अपना काम करने दो। तो शीतल उन्हें रोकती है कि सर रुकिए जरा, मैं काफी देर से एक बात सोच रही हूं और वह बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है। आप इतना अच्छा मैथ पढ़ाते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ पर वेटरगिरी करनी पड़ रही है। अब जो भूदेव सर थे वह भी इस बात से थोड़े से शर्मिंदा थे, क्योंकि उनकी ही स्टूडेंट उनके सामने थी जिनको उन्होंने कभी मैथ पढ़ाया था और उन्होंने उसे वेटर का काम करते हुए देख लिया था। इसके बाद भूदेव सर आंखों को नम करते हुए शीतल से कहते हैं कि बेटी अब तुम्हें क्या बताना, मेरी कंडीशन ही ज्यादा खराब हो गई। दरअसल हमारा कोई बच्चा नहीं है और मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहा करती है, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है और इसी वजह से मुझे 2-2 3-3 काम करने पड़ते हैं। शाम के समय में मैं इस होटल में आ जाता हूं और यहां पर काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता हूं और सारा पैसा मेरी पत्नी के इलाज में लग जाता है। तो इसके बाद शीतल कहने लगती है कि सर अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, आप ये बताइए कि आपको अपनी पत्नी के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। इसके बाद जो भूदेव सर होते हैं वो उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटी जो कुछ चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इतना ही अच्छा जो तुमने पूछ लिया, अगर तुम्हारी जगह मेरी सगी बेटी भी होती तो वो भी इतनी मदद के लिए आगे नहीं आती, शायद वो भी ये कहकर निकल जाती कि ठीक है पिताजी अच्छी तरह से कमा रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तुमने पूछा उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार और जिंदगी में खूब सारी तरक्की करो। ऐसा कहकर वो फिर से जाने लगते हैं, लेकिन शीतल एक बार फिर से उनको रोक लेती है और कहती है कि सर आप जा कहां रहे हो, ये जो पार्टी मैं कर रही हूं ये आप ही की बदौलत है। अगर आप 11वीं क्लास में मुझे मैथ में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते तो शायद मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच बदलती नहीं और मैं अब तक भी कमजोर बच्चों में रहा करती। अगर मैं कमजोर बच्चों में रहती तो शायद मैं आज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती, तो इस पार्टी के हकदार आप भी होते हो। लेकिन तभी भूदेव सर कहता है कि बेटा अगर आज मैं आपके साथ यहाँ पर पार्टी करूंगा तो मेरा होटल का मैनेजर मेरे पैसे काट लेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे किसी भी तरह से काटे जाए, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती है। अगर थोड़े बहुत पैसे भी कम पड़ गए तो मेरी पत्नी को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद कलेक्टर साहिबा थोड़ी सी सोच विचार करती है और भूदेव सर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद एकदम से वो भूदेव सर से कहती है कि सर आप इस चीज की चिंता मत करो, मैं मैनेजर को बोल दूंगी और आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। उन्होंने तभी वहां के मैनेजर को बुलाया और बुलाने के बाद कह दिया कि ये सर हमारी पार्टी में रहेंगे और आपको इनके एक भी पैसे नहीं काटने, इनके नाकाम करने के पैसे आप हमारी पार्टी के बिल में जोड़ देना और मैं उन्हें चुका दूंगी। ऐसा कहकर वह भूदेव सर को अपने साथ ले जाती है और वहां पर सभी लोगों को अटेंशन करके भूदेव सर का इंटरव्यू उनसे कराती है। अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जिला कलेक्टर अपने 11वीं क्लास के सर को कैसे याद रख सकती है। उसके बाद जो कलेक्टर साहिबा हैं वो उनको वो कहानी भी सुनाती हैं जब वो कमजोर थी और भूदेव सर के समझाने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने लगी और इसी वजह से आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। तो सभी लोग भूदेव सर की तारीफ करने लगते हैं और इधर जो जिला कलेक्टर मैडम शीतल थी उनकी भी तारीफ करने लगते हैं। भूदेव सर उस पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और उस पार्टी में बैठकर सभी लोगों को इधर उधर देख रहे थे। मन के अंदर उनके ढेर सारे विचार थे और वह सोच रहे थे कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट थे उनमें से कोई भी आगे नहीं आया, आज शीतल आई और शीतल ने उनको इतना आदर सम्मान किया है और सभी लोगों के सामने उसे गुरुजी कहकर पुकारा है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद जो शीतल होती है भूदेव सर का नंबर उनसे ले लेती है। भूदेव सर वहां से पार्टी करने के बाद वापस से अपने काम पर चले जाते हैं और मेहनत करके अपनी पत्नी का इलाज कराने लगते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहिबा वहां के बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में बात करती हैं और कहती हैं कि मेरे एक रिलेटिव है, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपको उनकी देखभाल करनी होगी। हॉस्पिटल वाले भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि जिला की कलेक्टर अगर कोई बात कहेगी तो हॉस्पिटल वालों को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो भी सरकारी महकमा है और ये भी सरकारी महकमा है। इसके बाद शीतल भूदेव सर के पास फोन करती है और उनको उस हॉस्पिटल के बारे में बता देती है। कहती है कि सर आपकी पत्नी के इलाज के लिए मैंने एक बहुत बड़े
हॉस्पिटल में बात कर ली है और वहां पर आकर आप अपनी पत्नी को ले आओ और वहां पर आपकी पत्नी का फ्री में इलाज हो जाएगा। इसके बाद भूदेव सर पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है, आप बेशक से परेशान मत हो। लेकिन शीतल तभी उनसे कहती है कि सर आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत हूं, अगर आप मेरा साथ उस टाइम पर नहीं देते तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही, ये तो आपके आम अधिकार है जो आपको मिलने चाहिए। अगर आपकी पत्नी की इतनी तबीयत खराब है तो उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके बाद भूदेव सर कहते हैं कि बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले मरीज की केयर नहीं करते, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो शीतल कहती है कि आप चिंता मत करो, मैंने हॉस्पिटल वालों से बात कर ली है और वो लोग आपकी पत्नी का अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी पत्नी को जल्द से स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद जो भूदेव सर है वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जब अरेंजमेंट देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखी थी। इससे पहले भी कि उन्होंने कई बार अपनी पत्नी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक जो कुछ भी हो रहा था वो अलग ही तरीके से हो रहा था। भूदेव सर को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता और उसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया करते और ज्यादातर सामान उसे बाहर से लाना पड़ा करता। लेकिन इस बार जब शीतल उनका इलाज करवाती है अंदर बात करके, तो उसके बाद उनकी पत्नी को सभी दवाइयां हॉस्पिटल की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं और जितने भी टेस्ट उनके होते हैं सभी हॉस्पिटल की तरफ से किए जाते हैं। बीच में बार बार शीतल उनको देखने भी आया करती और जब वह उनको देखने के लिए आया करती है तो उस टाइम पर पूरा हॉस्पिटल उन्हें देखकर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की मालिक होती है जिला कलेक्टर साहिबा, तो हॉस्पिटल वाले उनके साथ बिल्कुल भी कोताही नहीं करते। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक साल बीत जाता है। अब एक साल बाद जो उनके सर थे भूदेव, उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी और वे अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। इधर शीतल ने भूदेव सर के लिए एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में बात कर ली थी जो अच्छी खासी सैलरी अपने टीचरों को दिया करते हैं और वहां पर उनकी जॉब लगाती थी। अब प्राइवेट स्कूल वाले भी कलेक्टर साहिबा के कहे से एक बार में उनको जॉब पर रख लेते हैं और अच्छे से उनका समय व्यतीत होने लगता है। भूदेव सर की पत्नी ठीक हो गई थी और वे अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर पर अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जाया करते और जीवन को बड़ी अच्छी तरह से सरलता से सहजता से जीने लगते हैं। अब इसके बाद एक दिन छुट्टी के दिन जो भूदेव सर है वो बाहर आंगन में बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और साथ में अखबार पढ़ रहे थे। उसी दौरान अचानक से कलेक्टर साहिबा की गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकती है और कलेक्टर साहिबा उससे उतरती है। उतरने के बाद जो टीचर भूदेव थे वो एकदम से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपनी पत्नी को बुलाकर कलेक्टर साहिबा से इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तुमने हमारे लिए तो वो कर दिया जो शायद अपनी सगी औलाद भी नहीं कर पाती, तुमने हमें अच्छा रोजगार दिया है और साथ में मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई। तो उसके बाद शीतल अपने सर से कहती है कि सर आप इसे गुरु दक्षिणा का एक छोटा सा अंश समझ के रख लीजिए और बिल्कुल भी इस बात के लिए आभार व्यक्त मत कीजिए। इसके बाद शीतल बार बार उनके पास आया करती है, उनका हालचाल जाना करती है और इसी तरह से समय बीतता है। बुढ़ापे में जब उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है तो शीतल अपने पैसों से उनके लिए एक वर्कर रखती है जो अच्छे से उनकी देखभाल किया करता है और जब भी उसे टाइम मिला करता अपने काम से तो उनकी भी देखभाल किया करती है। शीतल अपने माता पिता को उनके बारे में बताती है और इस बात को देखते हुए उसके पिता अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जिला कलेक्टर साहिबा की। आप क्या कहना चाहते हो शीतल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो भूदेव सर के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।